अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन टॉप स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बात होगी मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले के हवाले से। मौलाना खासे खफा नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला हल नहीं होता तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी किया जा सकता है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला है क्या और हुकूमत के पास इसका हल क्या है। दूसरी जानिब आज की दूसरी स्टोरी में बानी पीटीआई की मुश्किलात की बात करेंगे, जिनमें ऐसा लग रहा है कि इजाफा हो रहा है। हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का उसूली फैसला कर चुकी है। क्या बानी तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशते और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौजी अदालतों को सर्विलेंस के खिलाफ मुकदमा सुनने की इजाज़त नहीं है। आज की डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल से तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आज के डिस्कशन में सज्जाद मीर साहब भी हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर लेते हैं मौलाना साहब की, बात करते हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बिल के हवाले से यू टर्न लिया गया है, हुकूमत की बदनीयती की भी वो बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज दीगर उलमा को बुला के एक इजलास किया गया, अता तारड़ उसमें मौजूद थे। उसके बाद मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इस इजलास को बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। आदिल साहब, सवाल ये है कि मदारिस के हवाले से कानून जो मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया गया था, अब वो मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मौलाना ने जो है वो एक दफ़ा फिर सिस्टम के साथ रेलेवेंट होने की कोशिश की है और उन्होंने इस जो मामला है उसको उठाया और फिर एक एग्रेसिव मूव बनाई और हुकूमत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की कि वो भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे अगर उनका ये मामला जो है वो नहीं लाया। असल में तो चीज़ ये है कि वो दोबारा से एक दफ़ा उन्होंने दोबारा तवज्जो हासिल करने की कोशिश की और किसी हद तक उन्होंने हासिल भी कर ली थी, लेकिन जो आज हुकूमत ने जो काउंटर सारा अरेंजमेंट किया और तमाम बाकी पाकिस्तान के उलमा को इकट्ठा करके एक मुतफ़िका एलामिया भी इसमें से मंजूर करा दिया, जिसमें उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली जो है वो मौलाना के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हुकूमत प्रेशर में ना आए और एक मुत्तफ़िका जो चीज़ है उसको लेके आगे चले। और आज मौलाना ने जो उसके बाद गुफ्तगू की, ये लगता है कि वो थोड़ा बैकफुट पे गए हैं। उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी के हवाले से जो बात की कि उन्होंने दिसंबर के जो दूसरे हफ्ते में एक कोई इजलास बुलाया है उलमा का और उसमें जो भी मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा उसी को हम जो है वो मंजूर करेंगे। तो सूरत हाल तो ये है कि देखें, अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पर जो तलबा हैं उनको जो बाकी आपका एजुकेशन का सिस्टम है उसी सिस्टम के तरह उन तलबा का भी कोई मुस्तकबिल होना चाहिए, उनको जो है उसी तरह जो है वो पजीराई मिलनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो मौलाना एक अनरेलेवेंट चीज़ को इस मौके पर जो है वो एक एग्रेसिवली लेके आने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कि चीज़ों को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना क्योंकि चूँकि एक स्ट्रीट पावर है और वो माजी में कई दफ़ा इसका जो है वो दिखा भी चुके हैं स्ट्रीट पावर को, तो हुकूमत को मौलाना को एंगेज करना चाहिए। उनके साथ अगर कोई मामलात हैं और वो किसी जगह पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर किसी जगह पर वो चीज़ें रुक गई हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनको एड्रेस करे और मौलाना को जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात आपको लगता है कि हुकूमत को दूर करने चाहिए, वरना ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसमें इजाफा भी हो सकता है। 20 अक्टूबर को जब मदारिस के हवाले से रजिस्ट्रेशन बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया तब पीपल्स पार्टी ने भी इसके हक में वोट दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 1.5 महीना तकरीबन गुजर चुका है। सदर मुमलिकत ने ये बिल वापस भिजवा दिया, इस पर दस्तखत नहीं किए और अब ये बिल मुतनाज़े बन गया है। आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी का इसमें क्या किरदार है? देखिए, हमें पहले इसको दफा अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो मैं इशू ये समझा देता हूँ। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पहले होती थी वजारत रवार के तहत, यानी सोसाइटी एक्ट के तहत। जो सोसाइटी एक्ट है वो आता था वजारत सनत के तहत। 2019 में 29 अगस्त 2019 में वफाक मदारस और 4 दीगर मदारस, जिनको वो जो 5 मेन बड़े मदारस समझे जाते हैं, अहले हदीसों के भी देवबंदी, बरेलवी और तमाम शामिल हैं और अहले तशय्युअ भी, बल्कि जमात इस्लामी का भी शामिल है। इन पांचों ने
एक एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें। उसमें 3-4 बड़ी अच्छी चीजें हुई। उसमें एक तो ये हुआ कि वज़ारत तालीम के अंडर होंगे, जो कि होना चाहिए। मदारिस को वज़ारत सनत के तहत, इंडस्ट्री के तहत रजिस्टर्ड होने की तुक नहीं बनती ना, वज़ारत तालीम के तहत दीनी तालीम का दायरा उनके तहत होनी चाहिए। और उसमें ये भी कहा गया, क्योंकि मदारिस को बड़ी शिकायत थी कि हमारे बैंक अकाउंट नहीं खोले जाते। उसमें ये बात की शामिल की गई कि वज़ारत तालीम जो है वो बैंक अकाउंट खोलने में मदद करेगी। एक ये मसला था, जो गैर मुल्की तलबा आते हैं मदारस में पढ़ने के लिए, उनको वीजे का मसले थे। उसमें ये कहा गया था कि 9 साल का, क्योंकि दर्स निज़ामी आपको पता है 8 साल का दर्स निज़ामी होता है, तो 9 साल तक का उनको तालीमी वीजा दिया जाएगा। ये भी एक अहम बात थी। फिर इनको ये शिकायत थी कि मुख्तलिफ महकमे में तंग करते हैं। उसमें उस माहदे में ये बात शामिल की गई कि सिर्फ वज़ारत तालीम ही उसको वो मजाज अथॉरिटी होगी जो इनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगी। इनको ये लगता था, इनको था कि मुख्तलिफ महकमे में तंग करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए और हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो सारी बातें मानी गई और तमाम वफाकुल मदारिस के लोगों ने, वफाकुल मदारिस भी और दीगर जो चारों और जो मदारिस की इनकी जो तंजीमें हैं, इन तमाम ने उस पर साइन किए। तो ये एक बात, मामला सेटल्ड हो गया। अब इसमें अगर कुछ उनको शिकायत थी कि वज़ारत तालीम ने इसने एक्टिव रोल नहीं किया, अकाउंट्स के मसले नहीं हुए, या एक शिकायत मैंने अभी देखा, आज ही मैं कुछ काम कर रहा था, मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने एक आर्टिकल जून जुलाई या अगस्त में छपा है किसी अखबार में। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एक और बड़ा अजीब-गरीब मुतालबा था उसमें, कि हम तो समझते थे कि ये बहुत ही सिंपल सा काम होगा और वज़ारत तालीम सोसाइटी एक्ट के तहत इस होते थे वैसे होंगे साइन। अब ये अलग एक पूरा महकमा क्यों बनाया गया है, डायरेक्टरेट क्यों बनाया गया है, पूरा एक स्टाफ क्यों है? भाई अच्छी बात है, आपके लिए एक अच्छे तरीके से एक चीज मैनेज हो रही है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें सिस्टम बनेगा। उनको इसमें भी शिकायत थी। अब मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ अपनी जो ऑडियंस है उनकी दीनी मदारिस की, उनको खुश करने की खातिर ये उन्होंने बिल बनवा लिया कि दोबारा से सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगी, वज़ारत तालीम के तहत नहीं होगी। अब उस वक्त ये बात नहीं माननी चाहिए थी हुकूमत को। हुकूमत की कमजोरी ये है कि हुकूमत उसमें ब्लैकमेल हुई। उनको JUI के वोटों की जरूरत थी। 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने हर हाल में मंजूर करानी थी। उसी दिन सेम डे हुआ, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने वोट दिया और बाद में सदर ने उसमें नहीं किया। लेकिन सदर का ये कहा ही जा रहा है कि लीगल एक्सपर्ट जो ऐवान सदर को ब्रीफ करते हैं, उन्होंने इसमें कानूनी नकायज की निशानदेही की है कि काफी सारे मसाइल कई चीजें हैं, क्योंकि सवाई इशूज भी कुछ है। तो वो एक मेरा ख्याल है। ठीक है खौकानी साहब, जिस तरह से आप बात करें कि एक दफ़ा तो हुकूमत ब्लैकमेल हो गई मौलाना के हाथों, अब दोबारा जो मौलाना के मुतालिबात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत दोबारा मौलाना के ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाती तो किस तरह से सेटलमेंट होती है? बात कर लेते हैं हम सजाद मीर साहब से। सजाद मीर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? हुकूमत किस तरह से सेटलमेंट करेगी मौलाना के साथ? तो रजिस्ट्रेशन की है। अगर तो मसला ये जितना आमिर खाकवानी साहब ने बयान किया, ये एक नाज़ुक नुक्ता तो है कि हुकूमत ने बात मानी, इन उलमा ने बात मानी, बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसमें कुछ और जैसे ब्यूरोक्रेटिक दुकात पैदा किए जाते हैं, वो पैदा किए जा रहे हैं, तो उनको अगर दूर करने की जरूरत है तो वो और बात है। लेकिन अगर सोचा जाए कि ये इस वजारत को किसके मतहत होना चाहिए, वजारत तालीम के या वजारत सनअत व तजारत के, तो भाई तालीम, मदरसों की तालीम सनअत व तजारत नहीं है, ये तालीम ही है और इसको महकमा तालीम के मतहत होना चाहिए था। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन मजीद पैदा होती थी, जिसको पर मौलाना को इतराज होगा, जहाँ सब कॉन्टिनेंट के उलमा को, मदरसों को ये इतराज रहा है माजी में कि मदरसों को जितना भी आज़ाद रखा जाए उतना बेहतर है। अब उसके जवाब में बड़े बड़े उलमा आ गए हैं, यानी अब चार नहीं रहे, वफाक और तंजीम और पता नहीं क्या। अब जमात इस्लामी ने अपना बना लिया, मिनहाज वालों ने अपना बना लिया है, और वो जामिया रशीदिया वालों ने अपना बना लिया है। जामिया रशीदिया वाले बड़े जोरदार किस्म के मदरसा चला रहे हैं, उनके सरबराह ने आगे कह दिया जी हमें तो कोई इतराज नहीं है, 18,000 तलबा रजिस्टर हो चुके हैं महकमा तालीम के इस मामले में, हमें तो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होता। अब ये खैर ताहिर अशरफी को तो मैं इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन बहरहाल उसने भी बंदों को इकट्ठा करके आखिर हुकूमत को क्या जरूरत पेश आई है कि वो इतना इकट्ठ कर रही है, और इसलिए इकट्ठा कर रही है कि मौलाना जो अपनी ताकत दिखाया करते हैं उनको भी दिखा दिया जाए कि ताकत कुछ और तरह भी होती है। वो नुमाइंदगी करती है मदारस की, वो नुमाइंदगी करते हैं कि सारे उलमा उनके साथ हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम लोग उनकी छतरी तले जमा है। कम से कम उनको ये बता दिया जाए कि ऐसा नहीं है। कल को आप ये भी सुनेंगे कि देवबंदी बरेली मसला पैदा हो गया है, कोई और मकतब फिक्र किसी और कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है।
मौलाना ने खास तौर पर मदारिस की जो सरबराही खुद अपने सर पर उसका दस्तार रखी हुई है, और जगह जगह जब वो मुजाहरा करते हैं तो सियासत के मैदान में मुदरिसों को ले आते हैं, तो इसका भी कुछ तदारक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उनसे बात तय हो गई थी, उस बात पे अमल होना चाहिए। हुकूमत को क्या मसला है? लेकिन बुनियादी तौर पर अगर पूछा जाए कि ये जो मसला है कि मदरसे किसके अंडर होने चाहिए, तालीम के अंदर होने चाहिए, सनत और तजारत के, भाई ये कोई कारोबार तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। बुनियादी तौर पे तो महकमा तालीम के ही मदरसे होने चाहिए। आदिल साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पहले भी आपने बात की कि अटेंशन सीख करने की मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं, जो मुतालिबात हैं मौलाना के, किस हद तक ये मुतालिबात दुरुस्त हैं और किस हद तक माने जा सकते हैं? देखिए, मौलाना ने जो स्टैंड लिया है मदारिस के मामले पे, वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने बड़ी जिसे कहते हैं कि चालाकी के साथ और बाकी उलमा मौलाना की इस जो भी बयानियाँ उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो बल्कि ऐसे जब एक वक्त में मुल्क जो है सियासी तफरीक का शिकार है, ऐसे में मजहबी कार्ड खेलना या मदारिस के मामले को हाईलाइट कर उस पर सियासत करने की कोशिश करना मौलाना को ज़ेब नहीं देता। मौलाना एक अच्छे सियासतदान है, उनको सियासी बातें सियासी तरीके से ही लेके चलनी चाहिए। अब आज उन्होंने जो है वो एक पुराना बयानिया जिसको जो तहरीक इंसाफ भी इस्तेमाल करती है कि मगरिब और अमरीका जो है इस सारे मामले के पीछे है, वो मौलाना ने भी वही कार्ड खेलने की कोशिश की है। मौलाना को जो बाकी मामलात हैं उनको उसी तरह पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल तरीके से लेके चलना चाहिए। जो मजहबी मामलात हैं उसको जो है उसी तरीके से सियासत करनी। मजहबी कार्ड जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, और इसमें जो है वो जो इसका जो मानने वाले हैं वो आपको पता है कि उनका एक रिएक्शन जो है एक आम कारकुन की से पॉलिटिकल कारकुन की निस्बत ज़्यादा सख्त होता है। और तो इसलिए खैर हुकूमत ने अगर कोई कमिटमेंट की है मौलाना के साथ, और वो कोई और कमिटमेंट्स हैं बज़ाहिर जो नज़र नहीं आ रही थी, 26वीं तरमीम के मौके पे भी बहुत सारी कमिटमेंट्स थी जिसमें जो है मौलाना वैसे तो बहुत होशियार आदमी है, लेकिन हुकूमत जो है उन्हें ट्रैप करने में कामयाब हो गई थी, और उस वक्त उन्होंने अपनी मर्जी की अमेंडमेंट के लिए जो है वो मौलाना से जो चीज़ मौलाना ने कही उसको माना, और बाद में फिर उन्होंने 26वीं तरमीम से वो चीज़ें निकाल दी और बाद में कानून साजी के जरिए वो चीज़ें ऐड कर दी। तो अगर मौलाना ने पॉलिटिक्स की थी तो हुकूमत भी उनके साथ उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रही थी। ठीक है, आदिल साहब, हाकवानी साहब के से सवाल करना चाहूँगी, क्या 26वीं आईनी तरमीम के साथ मौलाना के साथ हाथ हो गया है इस हवाले से? अच्छा देखिए, 26वीं में तो मौलाना के साथ हाथ, इससे पहले मैं एक पॉइंट जो वो जरूरी है, ये जो उलमा जो है असल में हुआ ये कि 5 बोर्ड थे पहले, जैसे मैंने पहले कहा ना, वफाकल मदारिस समेत 5 बोर्ड थे जिन्होंने 2019 में ये मुआहदा किया 29 अगस्त को। उसके बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि 2021 में 10 नए तालीमी बोर्ड बना दिए गए, 10 नए मदारस की बोर्ड, और उसमें बड़े अहम मदारस है। मतलब दावत इस्लामी को आप जानती हैं कि बड़ी अहम और बड़ी तबलीगी जमात एक बरेलवियों की, अहले सुन्नत की, उनका भी एक मदारस का बोर्ड है। जामत रशीद जिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाते हैं वो उनका भी एक अलग बोर्ड है। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की उनका भी बोर्ड है। इस तरह और अहले हदीस और दूसरे भी, यानी 10 बोर्ड है, और 10 के 10 बोर्ड ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं वजारत तालीम में। इनका दावा ये है, कहना ये है, और हुकूमत इसको कन्फर्म कर रही है कि 18,000 मदारिस हैं, 22 लाख तलबा हैं जो वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब मौलाना की अगर बात मान ली जाए और मौलाना का बिल मान लिया जाए तो सब जीरो हो जाएगा इन 22 लाख तलबा को जिनका पूरा सिस्टम बन गया है। और इसमें अहम बात यह है, जामत रशीद और बाद दूसरे अदारे वो दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी दे रहे हैं, मतलब उर्दू, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस बाकायदा पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक साइंस से वो दर्शनदारी शुरू करते हैं, मैट्रिक साइंस से, मैट्रिक आर्ट्स भी नहीं। तो वो उनका जो अच्छा वफाकल मदारिस वाले वो साइंस ही असली तालीम के वाले से काफी उनमें रेजिस्टेंस है। तो ये जो तालीमी 10 बोर्ड जो है इन्होंने ज्यादा हुकूमत के साथ भी तावन किया है, जो तालीमी इस्लाहात है उनको भी किया, और अपने मदारस को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है। अब ये 22 लाख तलबा जो हैं ये दोबारा से अगर सोसाइटी एक्ट में अगर जाते हैं तो सारा जीरो हो जाएगा। 10 के 10 नए बोर्ड है, ये खत्म हो जाएंगे। और ये तस्वीर उलमा में मौलाना फजल रहमान का ये कहना गलत है कि तकसीम है, तकसीम नहीं है। मौलाना ने अपने वफाकल मदारस के इंटरेस्ट को देख रहे हैं। इन 10 तालीमी बोर्डों के साथ जो 18,000 मदारस हैं, लाखों तलबा है, उनके इंटरेस्ट को वो नहीं देख रहे। तो ये अगर मौलाना ने नहीं किया तो ये एहतजाज शुरू कर देंगे लाजमी तौर पर, उनका सब कुछ कैरियर दाव पे लग जाएगा। तो इसलिए बहुत अहम नुक्ता है कि समझे, सिर्फ ये सियासत नहीं है, मौलाना को यानी हुकूमत इस मामले में
सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत, हम आमतौर पर समझते हैं कि हुकूमत गलत है और बहुत गलत होती भी है, लेकिन इस दफा ये एक वैलिड ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि इस मामले में हुकूमत गलत नहीं है। सजाद साहब, इससे पहले हमने देखा था जब आईनी तरमीम का मामला हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम रोल अदा किया था, खासतौर पे अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें। अभी जो मामला चल रहे हैं और मौलाना ने जो इशू रेज किया है, इसको सुलझाने में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया था, जिसपे आमिर खाकवानी ने तायद भी की, बल्कि उसका नाम भी ले दिए। मैंने कहा था कि तहरुल कादरी का अपना बोर्ड है, जामिया रशीदिया का अपना है, और इनका जामिया नईमिया का अपना है, भेरा शरीफ वालों का अपना है। अब हर एक ने अपने अपने बोर्ड बना दिए। पहले तो ये इतने सारे बोर्ड बना देना और उसके बाद उनके बाद उनको इंडिपेंडेंट कर देना, यही एक सवाल पैदा करता है, लेकिन बना दिए गए। चाहते हैं कि हर आदमी इम्तिहान ले और उसकी डिग्री को तस्लीम किया जाए। एक तो उनकी आज़ादी है जो तलब करना चाहते हैं आप कहते हैं कि हमारे मुताबिक चलो, हमारे मुताबिक ना चलो। आप कोई 15 कितने बोर्ड हैं जो अपनी अपनी तंजीम लेकर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी डिग्रियों को अहम समझते हैं। क्यों ना इस मुल्क में एक निज़ाम राइज किया जाए। बांग्लादेश में भी मसला पैदा हुआ था, शायद तकसीम से पहले ही हो गया था। वो मदरसा आलिया या क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट ने बनाए थे, उनका एक अपना तासुर था और आजाद लोग और तरह काम करते थे। मौलाना भी खुद अपने मसलक के लोगों में, ये नहीं कि सारे लोग उनके हम ख्याल है, सारे लोग उनके पीछे चलते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी को आगे किया है। मुफ्ती तकी उस्मानी की बाजार एक आलम के तौर पर ज्यादा इज्जत पाई जाती है। उन्हें वो शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, उन्हें वो मुफ्ती आजम भी कहते हैं, सारे नाम दिए जाते हैं। वो ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं उस क्लास को जो एक जमाने में उस जमीयतुल इस्लाम का हिस्सा थी, जो जमीयतुल इस्लाम नहीं कहलाती थी, जमीयतुल हिंद नहीं कहलाती थी। जमीयतुल उलमा हिंद जो थी, ये तो उसकी लेगेसी के कायल हैं। वो जमीयतुल उलमा इस्लाम के लेगेसी के कायल हैं जो मौलाना थानवी के यहाँ से आए थे। इसलिए कितने ग्रोह थे जो इकट्ठे किए गए और मौलाना उनकी सरबराही कर रहे थे। अब उनको भी सरबराही अपने हाथ से जाती दिखाई देती है। इस वक्त सिर्फ यही नहीं कि देवबंदी मकतब फिक्र की सरबराही उनके हाथ में थी, उनको ये आता कि रजिस्टर ना करो, अमेरिका चाहता है। भाई आपके ही मसले के लोग जो थे बॉर्डर पे बैठ कर मदरसे बनाते थे और मदरसों से जंगजू तैयार होते थे। वो अमेरिका ने किए थे या किसी और ने किए थे? इसका जवाब तो कोई आपसे मांगे। वो कहानी छोड़ दीजिए। कहानी ये है कि जो भी यहाँ तालीमी इदारा पाकिस्तान में कायम होता है, ज़ाहिर है हमारे यहाँ बड़े बड़े दुनिया के उलमा जो थे, दुनिया के अदालतों के चीफ जस्टिस, दुनिया की इस्लामी अदालतों के सरबराह, वो यहाँ के तालीमी इदारों से बढ़ के गए थे। आपने सारा निजाम खत्म कर दिया। किसके नाम पर खत्म किया? ये जी एनजीओ जो है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी। और अभी अगर मौलाना साहब के अगर हम तहफ़्फ़ुज़ात करें और उनके मुतालबात की बात करें तो वो भी एक बहुत पेचीदा अमल है। अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह से अफ़वाम व तफ़हीम के साथ मौलाना के साथ मामला जो हैं उसको सेटल करती है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्या मुश्किलात हैं और हुकूमत क्या चाह रही है। ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का उसूली फैसला कर लिया है और हुकूमत ने वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क भी दे दिया है। काबीना की मंजूरी के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम भी मौजूद हैं और ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 74 केसेस मौजूद हैं। आदिल साहब, बानी पीटीआई के खिलाफ हम देख रहे हैं कि घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप इन केसेस के और क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं बानी पीटीआई का? देखें, मुकदमात तो कोई अब से नहीं चले आ रहे, 1 साल से ऊपर हो गया। मुकदमात का सामना तो वो कर ही रहे हैं। असल तो मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन किस तरह से हो रही है और बहुत सारे मुकदमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी, लेकिन उनका नतीजा तो अदालतों से ज़मानतों की शक्ल में ही हुआ। अब हुकूमत एक और अटैम्प्ट करना चाहती है। हुकूमत की ख्वाहिश तो यह है कि 9 मई में जो मामलात उनके रुके हुए हैं उसका फ़ैसला हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो हुकूमत एक और मुकदमा बनाएगी, एक चलाएगी। देखते हैं उसको किस तरह से वो प्रोसिक्यूट किस तरह से करती है, वो क्या एविडेंस लेके आती है। मसला ये है कि ना इमरान खान चीज़ों को जो है वो ठीक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे मौके पर जब ऑलरेडी
26 नवंबर के बाद एक उनके ऊपर प्रेशर उनकी पार्टी की तरफ बन रहा था, तो उस मौके पर उन्होंने फिर एक आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर लिया, फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया। हुकूमत को एक तरफ वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान भी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक ना पहले उन्होंने खुद उस पर अमल किया था और ना जो है उनके कारकुनों ने उसके ऊपर जो है अमल किया था। वो मुसलसल ऐसे इकदाम कर रहे हैं, वो अपनी जो उनके गिर्द एक हिसार है, जो उनकी खुद पसंदी का हिसार है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सॉलिड केस बन जाए जिसमें वो कामयाब हो जाए, उनको सजा हो जाए, वो जेल के अंदर से बाहर ना निकल सके। लेकिन ना हुकूमत अभी तक अपने मकसद में उस तरह से कामयाब हो सकी है और ना अभी तक जो है इमरान खान अपने हिसार से बाहर निकल सके हैं, जिसकी वजह से जो बातचीत है अब वो किसी भी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आती कि कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, कोई रिलीफ की तरफ कोई बात, किसी भी ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। सज्जाद मीर साहब, आपको लग रहा है हुकूमत एक बार फिर से एक नया ट्रायल बनाने की तैयारी कर रही है, और जिस तरह से आदिल साहब ने बात की कि इमरान खान साहब अपने ही हिसार में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा? असल में हमारे यहाँ दो मकतबे फिक्र थे। एक ये कहता था कि 24 तारीख के बाद ये जो नवंबर गुजरा है, अब इसे हम हवाला देते हैं, इसके बाद इमरान खान की रहाई की सूरत बहुत बेहतर होगी। बल्कि कुछ लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया तक नवंबर में भी वो रहा हो जाएंगे और हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि उन्हें जेल के दीवारों से बाहर ले आए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि ये इस बात का ऐलान हो रहा है कि इसकी नाकामी के बाद उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। यहाँ बहस नहीं है कि इमरान ठीक हैं या इमरान गलत हैं या दूसरे ठीक हैं कि वो गलत हैं। यहाँ बहस ये है कि मुकदमात की क्या सूरत है इस वक्त, इमरान को कोई रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। उनकी अब अटेम्प्ट है जो आने वाली 2-4 दिनों पे होने वाली है, 14 की है। पहले तो फाइनल कॉल की नाम दिया गया था, अब शायद ट्रंप कार्ड का नाम दिया गया है। इन नामों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मालूम है कि ये कोई बिल नहीं फाड़ेगा, उन्हें मालूम है कोई ऐसी कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक पैदा नहीं होगी जो बाहर से पैसे ना भेजे। इसलिए पैसे नहीं भेजे कि बाहर बैठे हुए लोग बड़े आराम से इमरान का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन जो पैसे भेजते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेजते, वो अपने प्यारों को, अपने अजीजों को भेजते हैं जिनकी जरूरियात वो पूरी करते हैं, और शायद जिनकी जरूरियात पूरी करने के लिए वो गैर मुल्कों में मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये तहरीक का भी कामयाब होना मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट नजर आती है। और वाबदा साहब तो कहते हैं कि चूंकि वो फैज हमीद का मुकदमे का फैसला आने वाला है और उसके नतीजे के तौर पर इमरान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है, इसलिए वो सूरत हाल को डिफ्यूज करना चाहते हैं। कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये सारी सिचुएशन जो है पार्टी के तौर पर पीटीआई के हक में नहीं जा रही। ना इमरान की ये सारी पेशकदमियां जो हैं, ये सारी कार्रवाइयां जो हैं उनके लिए मुफीद साबित हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में उन्हें किसी ऐसी हिकमत अमली को अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया। ठीक है खाकानी साहब, आपको ऐसा लगता है कि जिस इशारा किया जा रहा था मुज़ाकरात की तरफ, ऐसा लग रहा था कि पेशकदमी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वक्त की ज़रूरत है कि अब ज़रा सोच समझ के काम लिया जाए और थोड़ा सा ढील दिखाई जाए, अपनी खुद पसंदी के हिसार से निकला जाए? बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। हुकूमत ने भी, आदिल साहब ने भी कहा, हमारे मोहतरम मीर साहब ने भी कहा कि मसाइल जो है ना दोनों तरफ से इस तरह के चल रहे हैं। हुकूमत के खासतौर पे केसेस अगर कमजोर केसेस बनाए जाएंगे, मतलब एक तो ये ना कि जमानतें हुई हैं, सिर्फ जमानतें नहीं हुई, बात केसेस हाई कोर्ट्स में फैसले, जिस तरह साइफर केस जिसे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी हुकूमत, बहुत ज्यादा दावे भी किए जा रहे थे, उसमें बरी किया गया। हाई कोर्ट ने बाज केसेस में बानी पीटीआई को बरी किया, सिर्फ जमानत से, जो जमानत से तो ट्रायल खत्म नहीं होता, ट्रायल तो चलता रहता है जमानत से अपनी जगह पे, लेकिन अगर बरी हो जाए, अगर सजाएं खत्म हो जाए तो फिर मतलब केस बिल्कुल ही वो फारिग साबित हुई, अगर हाई कोर्ट में अगर केस उड़ जाए तो ये सूरत हाल है। तो इसमें मेरे भी नहीं ख्याल की दहशतगर्दी के मजीद मुकदमात करने से और इस तरह जो भी करेंगे कोई ज्यादा उससे अच्छे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अक्सर ऐसे लग रहा है कि अब तो एक फेक केसेस, एक कमजोर केसेस बना के फंसाना मकसद है। मेरा तो ख्याल है कि अब वो हल किसी तरफ हुकूमत को भी निकालना चाहिए, कुछ पीटीआई को भी कहीं पे कुछ तो आखिर अब उनको भी दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। मेरा बिल्कुल सजादबीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक की तो कामयाबी का इम्कान मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आता। और बाकी ये बात ठीक है कि जो बाहर बैठे लोग हैं
ओवरसीज पाकिस्तानी थे, वो की हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में तो पैसे नहीं, वो जो कि डॉलर आते हैं या फॉरेन करेंसी आती है तो हमारी रेमिटेंसेज बढ़ जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन पैसे तो अपने घरों में भेज रहे हैं ना, अपने घरों में भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं या अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, तो वो पैसे भेजना नहीं रोक सकते पीटीआई की खातिर या इमरान खान की खातिर, ना उनको रोकना चाहिए। ज़ाहिर है अपने घर वालों को, अहले खानों को दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी भी बहुत ही कमजोर मूव है और मुझे तो उस पर तशवीश है। अभी से पहले जो ये जो फौजी फाउंडेशन वगैरह की ये जो मुख्तलिफ मसनूयात का बाइकाट था, वो जो की गई बात, और अभी ये तो मैं तो हैरान हूँ कि इनका जो बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं 9 से वाकयात, फिर 26 नवंबर हो जाता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसको हैंडल वो खुद नहीं कर रहे, लेकिन जो भी हैंडल कर रहा है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो रोज़ बरोज़ एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। आपको लग रहा है रियासत मुखालिफ ये इस्तेमाल हो रहा है और उसको भी रोकना ज़रूरी है? देखिए, मुसीबत क्या खड़ा कर रहा है, अब इमरान खान के कंसेंट के साथ सारा कुछ ये भी है। इमरान खान ने खुद ये सारा सेटअप बनाया है कि वो एक बाहर से बैठ के जो चंद करैक्टर हैं जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं, वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो हावी है। एक तरफ वो सोशल मीडिया हैंडलर है और दूसरी तरफ पूरी जमात है, और उस पूरी जमात की कोई हैसियत नहीं है उन सोशल मीडिया हैंडलर्स के सामने। वो जिसकी चाहे इज्जत उछालते हैं, वो जिसकी चाहे जो है वो जो है उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। इवन मैं बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, वो इस खौफ के मारे कोई बात करने से गुरेज करते हैं कि अगर कोई चीज़ उनको नागवार गुजर गई तो उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो उनकी पार्टी खुद अपने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे जो है महफूज नहीं है, तो बाकी की तो आप बात छोड़ ही दें। और आप ये देखें कि इतने सख्त बयानियां सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट है इमरान खान का, उसके ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है और रियासत के खिलाफ बनाया जा रहा है। उस पर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को तो सोचना चाहिए, लेकिन रियासती इदारे किस तरह से कंप्रोमाइज कर सकते हैं इस किस्म के बयानिए के अगेंस्ट जो है। अगर वो सिर्फ यहाँ कंप्रोमाइज कर लेंगे तो फिर कल को कोई और शुरू हो जाएगा। मामला सिर्फ ये है कि जो पेशेंस है वो बहुत ज़रूरी है, जो ना इमरान खान के अंदर है और ना इदारों के अंदर है और ना हुकूमत के अंदर है। इसलिए ज़रूरी तो है कि अगर कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, जब तक पेशेंस का मुजाहरा दोनों तरफ से नहीं होगा उस वक्त तक नामुमकिन है कि कोई बातचीत हो सके। लेकिन उसके लिए ट्रस्ट ज़रूरी है। वो बदकिस्मती से दोनों तरफ नहीं है, ना वो इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं ना इमरान खान उन पर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी भी है। लेकिन अब देखते हैं कि अब तक ये इस तरह मामलात को लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। अगर मामलात, मुल्क की मामलात को बेहतर करना है, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबल सूरत हाल है उसको ठीक करना है, तो ये जो एक सूरत हाल है इसको किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी जगह पर जाकर सेटल तो करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे इस सूरत हाल को सेटल करना बहुत ज़रूरी है। सजाद मीर साहब, हमारे मुल्क की ओवरऑल जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि सियासत तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है ये मुल्क की हक में तो नहीं जा रही है। ना ये हम देख रहे हैं मैशत के हक में जा रही है, ना ओवरऑल हमारे मुल्क की साख के लिए बेहतर है। आपको लगता है अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल होना चाहिए और दोनों पार्टीज को इस पर ज़रा गौर फिक्र करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन करेंगी नहीं। करेंगे इसलिए कि ये लड़ाई जो है ये किसी दो सियासी जमातों के दरमियान तो है नहीं, ये दो कुव्वतों के दरमियान भी नहीं रही। ये कहा जाए कि फौज की लड़ाई किसी एक पीटीआई के खिलाफ या किसी के खिलाफ हो गई है, बल्कि कई सूरतें वैसी दिखाई देती हैं कि ये लड़ाई दो अफराद के दरमियान जैसे बन के रह गई है। इमरान को इतराज था कि इनको चीफ ना बनाया जाए, इनको चीफ बनाया गया। अब उनको इतराज है कि इसका फौज ने बहुत कर लिया, इसको आगे लाकर अब इसको आगे न लाया जाए। तो ये ऐसी लड़ाई बन गई है जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में सूदमंद नहीं है। और जहां तक अगर आप कहें कि पाकिस्तान के लिए सूदमंद क्या है, यकीनी तौर पर सूदमंद तो ये है कि तमाम कुव्वतें जो हैं जमहूरी अंदाज से काम करें और जमहूरी अंदाज से बात को आगे बढ़ाया जाए। इमरान को चाहिए कि वो इनको चोर और लफंगे कहने के बजाय इनसे बात करें। और शायद ठीक है, पाकिस्तान के लिए तो सूदमंद यही है कि तमाम लोगों को जमहूरी अंदाज में काम करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात सुनने की इजाजत नहीं दी है। मामला क्या है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने से मुतल्लिक जो हुकूमती इस्तदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है जो मुल्जिमान को फौजी तहवील में रखने का पाबंद हो। जबकि वजारत दिफा के वकील ने अपने जो दलाइल दिए उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये कहना गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आज की समाअत इसमें जो रिमार्क्स थे इस पर बात कर लेते हैं। आदिल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कहा गया है, उसके बाद वजारत दिफा के वकील ने जो रिमार्क्स दिए? देखिए, ये जो आईनी बेंच है इसमें बेशतर वो जजेस हैं जो 9 दिसंबर 2023 में जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन का 5 रुकनी बेंच का फैसला जो है मुअत्तल कर चुके हैं, जिसमें तो एजाजुल हसन का जो सरबराही में बेंच था उसने तो मुस्तरद कर दिया था कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। लेकिन बाद में जो बेंच बना था उस बेंच ने मशरूत इजाज़त दे दी थी, यानी कि फ़ौजी अदालतों को इजाज़त दी थी कि वो ट्रायल कर सके, लेकिन सिर्फ फैसले सुनाने से रोका था। तो एक तरफ आप जो है वो इजाज़त दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक 6 रुकनी बेंच जो है वो इजाज़त दे चुका है कि आप उसको फौजी ट्रायल मुकम्मल कर ले, और दूसरी तरफ जो है वो आप उसका फैसला ना सुनाएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आपने आज फैसला नहीं देना, शायद कल जो समाअत है उसमें कोई इसका कोई फैसला आ जाए। तो जितना फैसले में ताख़ीर हो रही है उतना इंसाफ में जो है वो रुकावट पड़ रही है। जो गिरफ्तार है, मुल्जिम है, उनके इसमें बहुत सारे बेगुनाह जो तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनमें बहुत सारे बेगुनाह जो है वो गिरफ्तार है। तो अगर कोई बेगुनाह है तो अदालती प्रोसेस तो कंप्लीट होना चाहिए ना, ताकि जो इंसाफ में रुकावट है उन मुल्जिमों की वो तो दूर होनी चाहिए। उनको इंसाफ जो अपनी अदालत में अपने आप की जो बेगुनाह साबित करने का जो है वो पूरा हक है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अदालत को सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला करना है वो बेशक इजाज़त दे और बेशक इजाज़त ना दे, जो भी उनका फैसला हो वो जल्द अज जल्द करे, ताकि जो 9 मई के हवाले से जो भी प्रोसेस है, चाहे वो फौजी अदालतों में चलने हैं, ठीक है, जो भी फैसला होना है वो फैसला अभी तौर पे आना चाहिए ताकि इंसाफ जो है वो उसको प्रिवेल किया जा सके। सजाद साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जो भी फैसला आना है उसका इंतजार किया जा रहा है, लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं, फैसला जल्द होना चाहिए? ताखीर की वजह क्या है? देखिए, ये तो एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जारी था, यानी कि ये इस हवाले से नहीं है, इससे पहले भी मुकदमे हुए सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से कि सिविलियन पे मुकदमा चलाया जा सकता है फौजी अदालतों में कि नहीं, और ज्यादातर फैसला यही आया कि चलाया जा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सिविलियन कोर्ट में सिविलियन का मुकदमा फौजी अदालत में चला भी लें तो उसके बाद आपको सिविल कोर्ट में आना पड़ता है। हाई कोर्ट में नहीं आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा आपको, और आपको जवाब पेश करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हुआ है फौजी अदालत में वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है। और ये बातें तो ऐसी हैं जिसकी आप नफी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ बात और प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने की और एक तरफ की अनाकी जंग बन के रह गई है। रह गया कि ये मामला कि जी फौजी अदालतों में इंसाफ नहीं होता और सिविलियन अदालतों में बड़ा इंसाफ होता है। तो दुनिया में जो हमारी सिविलियन अदालतों का हाल है वो भी आपके सामने है। वो भी जिस नंबर तक हम खड़े हैं वो तो शर्म आती है हमें उसका जिक्र करते हुए। अदालतें असल में 1 साल से 1.5 साल से इस मकबा से कोई शिकार है कि वो ये फैसला करके कहीं एस्टेब्लिशमेंट की कोई एक तरह की कोई नाराजगी बोल तो नहीं लेंगे, या अगर फैसला करें तो कि ये फैसला कानून के खिलाफ तो नहीं होगा। पर इस चक्कर में वो फैसला ही नहीं कर पा रहे, और फैसला नहीं कर पा रहे और अपने आप को ही बदनाम कर रहे हैं। और इसके साथ इंसाफ के तकाजे, ठीक कहा आजाद साहब, उस इंसाफ के तकाजे जो है वो डिले हो रहे हैं। वो कहते हैं मुकदमा, मैं उन लोगों को क्या मालूम जो ये समझता है कि 9 मई मुकदमे का फैसला अगर फौरन कर दिया जाता। ठीक है खाकानी साहब, आपको क्या लग रहा है ताखीर की क्या वजह है, क्यों इतना लटकाया जा रहा है, को खुश किसको नाराज, क्या ये चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच के जो फैसला है वो फैसला जस्टिस हसन की क़यादत में जो फैसला था वो फैसला ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन ट्रायल्स का हक नहीं है, बल्कि वो 4-1 के तनासब से जो अक्सरियती फैसले में तो उसकी एक शिक में, अच्छा उस फैसले में जो मौजूदा चीफ जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब थे वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने भी ये मुतफिका फैसला था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का हक नहीं है, लेकिन हुआ ये था कि 4-1 से ये फैसला था कि कानून ही खत्म कर दिया था।
याया फरीदी साहब ने वो कानून खत्म नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सिविल ट्रायल हक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी जो इस वक्त तक जो फैसला मौजूद है वो बड़े क्लियर और कैटेगोरिकली 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है, उसकी नजरसानी चल रही है। ये नजरसानी है, नजरसानी भी कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के बाद ही आई है, जिसमें 184(3) के तहत जो केसेस थे उसमें नजरसानी की ऑप्शन एक पैदा की गई थी, और वो ऑप्शन के तहत ही नजरसानी केस चल रहा है। उसमें ट्रायल में सरदार तारिक मसूद पहले थे, सरदार तारिक मसूद साहब में एतराज हुआ, वो अलग हो गए, फिर अमीरुद्दीन खान साहब रहे। इसमें डिले जो आता है वो डिले आ रहा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो यानी माना जाएगा, तस्लीम शुदा फैसला है, वो फैसला ठीक है। और अभी समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब देखते ये हैं कि कल की समाअत में क्या होता है। नाजरीन, हमारे पैनल की आपने राय जानी। आज तक के लिए इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।